हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम, आपका हिंदी शिक्षक, आपका हिंदी मेंटोर और आप सभी का प्यारा बड़ा भाई। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में ना एक खासियत छुपी हुई है। देखिए, आइए जानते हैं ये खासियत क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ना एक बात है कि ये जो चैप्टर लिखा गया था, ये चैप्टर लिखा गया है 1947 के सापेक्ष में, यानी कि जब देश में आज़ादी नहीं आई थी, लोगों के अंदर आज़ादी पाने का जज्बा था। ठीक है, उस दौरान स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ठीक है, स्त्रियां कैसी थी? ठीक है, उनका व्यवहार कैसा था, सामाजिक वातावरण कैसा था? ठीक है, इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे बेटा और जानेंगे एक संस्मरण के रूप में। अब भाई आपके दिमाग के अंदर ये बात भी आ गई होगी कि ये संस्मरण कौन सी बला है भाई। तो आइए समझ लेते हैं कि संस्मरण क्या है। देखो, संस्मरण ना एक विधा है। क्या है? साहित्यिक विधा है। कैसी विधा? साहित्यिक विधा है। कैसी विधा? ठीक है, अब इस बात को समझ लो भाई, संस्मरण में क्या है ये चीज़ भी समझो कि संस्मरण का अर्थ होता है किसी चीज को याद करना। अब पुनः प्रश्न उठ जाता है, भैया किस चीज को याद करना? तो जवाब है अपने आप से जुड़ी हुई चीजों को याद करना। देखो, स्मरण मतलब होता है याद करना। ठीक है, याद करना। ठीक, अब प्रश्न आता है क्या याद करना? तो बेटा अपने आप से जुड़ी हुई चीजें। संस्मरण के बारे में कहा जाता है कि संस्मरण वह साहित्यिक रचना है, वह विधा है जिसमें लेखक या लेखिका स्वयं से जुड़ी घटनाओं का या जीवन के किसी अंश का या किसी व्यक्ति का चित्रण करता है। ठीक है, अब यहाँ ये बात जरूरी हो जाती है कि वह व्यक्ति उससे सीधे संपर्क में रहा हो। ठीक है बच्चों, तो ये था संस्मरण का एक छोटा सा परिचय। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखो बेटा, पहला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं क्या इस समय? कृतिका। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? कृतिका भाग 1। ठीक है, इससे पहले के जो चैप्टर हमने पढ़े थे वो क्षितिज के अंदर पढ़े थे। कृतिका के चैप्टर की शुरुआत होती है कहां से? इस जल प्रलय से। कहां से? इस जल प्रलय में। ठीक है, और ये चैप्टर क्या बताता था इस बात को समझ लो। तो बेटा ये चैप्टर बता रहा था कि लोग जब बाढ़ में फंस जाते हैं तो कैसे जीवन जीते हैं। बाढ़ की जो त्रासदी होती है वो थोड़ी सी रोमांचक भी होती है और बहुत ज़्यादा जटिल होती है, चुनौतीपूर्ण होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको समझना है कि भाई कैसे जब आदमी पानी में फंस जाता है। देखो, पानी जो है ना वो एक लाइफ लिविंग एलिमेंट है कि भाई उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं होती। पर ये पानी घातक भी हो जाता है जब इसकी मात्रा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे देखो, अभी बाढ़ का सिनेरियो कहीं आ जाए तो सोचो क्या होगा, कैसे वहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से सीखी थी? ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी इस चैप्टर से जिसका नाम था जल प्रलय, यानी कि इस जल प्रलय में। ठीक है, तो यहाँ बेटा इस चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो एक बार जाके आप ना प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट बच जाता है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आज के चैप्टर की ओर। भैया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चा आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पाठ का सारांश। ठीक है, चूंकि ये पाठ जो है वो समरी है, सॉरी समरी नहीं, संस्मरण है। तो सारा का सारा पाठ समझाना और सारा का सारा पाठ पढ़ाना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा पार्ट है भाई, तो उसके कुछ मुख्य मुख्य अंश हम समझेंगे और किस तरीके से ये पूरे का पूरा चैप्टर घटता है इस चीज़ को हम जानेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसका प्रश्नोत्तर। देखो, हर चैप्टर का प्रश्नोत्तर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और क्यों होते हैं? क्योंकि भाई परीक्षा में प्रश्नोत्तर ही तो पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं पाठ के सारांश की ओर। तो देखो बच्चा, सारांश के अंदर ना एक बात है, यहाँ इस चैप्टर का जो भी सारांश है उसको हम लेखक या लेखिका की स्मृतियों के आधार पर पढ़ेंगे। देखो, संस्मरण का गुण भी यही होता है कि जब संस्मरण के अंदर कोई भी चीज़ लिखी जाती है या उस विधा के अंदर किसी भी चीज़ को उतारा जाता है तो लेखक अपनी यादों के आधार पर उस चीज़ को लिखता है और यही यादों को हम पाठ के रूप में पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की।
शुरुआत में ही लेखिका बताती है अपनी नानी के विषय में कि भाई लेखिका की एक सुंदर सी प्यारी सी नानी जी थी, और नानी जी सबको प्यारी होती हैं तो लेखिका को भी प्यारी होती हैं। लेखिका ये भी बताती है कि उसे कभी नानी जी से मिलने का मौका तो नहीं मिला, पर उनकी कमी हमेशा खलती रही। और इसी बात को बताते हुए कहती है लेखिका कि भाई हमें हमारी नानी से कहानी सुनने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए हम बहुत सारी कहानियाँ लिखने लगे। फिर इन सब बातों के बाद वह बताती हैं अपनी नानी जी के बारे में कि भाई हमारी जो नानी थी वो कैसी थी, पारंपरिक थी, अनपढ़ थी, पारदर्शी यानी कि पर्दानशी और सहनशील किस्म की स्त्री थी। ठीक है, फिर देखो भैया यहाँ कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये जो चैप्टर है वो शुरुआत कर रहा है कि भाई तब की स्त्रियाँ कैसी थी और अब की स्त्रियों में क्या क्या परिवर्तन आया है। इन सारी चीज़ों को बताते हुए, इन सारी चीज़ों को समझाते हुए चैप्टर चलता रहे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, बताती हैं लेखिका कि उनकी एक नानी थी जो बहुत ही पारंपरिक थी। जब उनके पति की शादी हो जाती है, जब उनकी नानी की शादी हो जाती है, ठीक है, तब क्या होता है भाई, जब उनकी नानी की शादी हो जाती है तब ना उनके पति जो हैं वो वकालत पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, विलायत चले जाते हैं। विलायत यानी कि विदेश, और विदेश में भी कहाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो उस समय की मानी हुई यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। अब होता यह है कि जब उनके पति यानी लेखिका के नाना जी पढ़ लिख कर विलायत से वापस आते हैं तो उसी आधार पर उसी तरीके से जीवन जीने लगते हैं। और हमारी जो नानी जी होती हैं, लेखिका की नानी भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत उनसे नहीं करती, जैसा देश वैसा भेष, उस तरीके से वो जीने लगती हैं। पर समय का पहिया पलटता है। ठीक है, होता यह है कि जब वो देखती हैं कि भाई उनकी मृत्यु पास में है, ठीक है, और वो देखती हैं कि भाई अब मेरा बचना संभव नहीं है, तब वह अपने पति से कहती हैं कि भाई उनके एक मित्र होते हैं। कौन मित्र होते हैं? प्यारे लाल जी, ठीक है, यानी कि प्यारे लाल शर्मा। तो उनके बारे में कहती हैं कि भाई उन्हें बुला कर लाओ। और जब उनके पति यानी लेखिका के नाना जी उनको लेकर आते हैं तो वो कहती हैं कि भाई ये आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी जो बेटी है उसके लिए वर की तलाश आप करेंगे, यानी कि मेरी बेटी की जो शादी है वो आप कराएंगे। कौन कराएगा? भाई प्यारे लाल शर्मा कराएंगे। ठीक है, तो ये बात जो है वो मरते हुए नानी जी अपने मित्र से वचन में ले लेती हैं। अब इसी तरीके से होता यह है कि लेखिका की माताजी की शादी हो जाती है। ठीक है, और जब लेखिका की माताजी की शादी हो जाती है तब किस तरीके के लड़के से होती है ये बात भी हमें जानना पड़ेगी। तो बताती हैं लेखिका कि क्या बताती हैं इस बात को, ये समझ लेते हैं। इस तरीके से मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS, ठीक है, के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। ठीक है, तो बताती हैं भैया कि भाई उन्होंने ऐसे व्यक्ति से शादी कराई जो क्रांतिकारी था, ठीक है, जो देश की आज़ादी में के आंदोलन में भाग ले रहा था। और भाई ऐसे लोगों के पास तो पैसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो इस बात को समझ लीजिए भाई कि हमेशा से जो संघर्ष करता है उसके संघर्ष के समय में लक्ष्मी उसके पास नहीं रहती। तो यही स्थिति इनकी होती है, यानी लेखिका के पिताजी की होती है कि भाई आंदोलन लड़ रहे थे, क्रांति कर रहे थे, तो जेब में पैसा था नहीं और गुणवान बहुत थे। पर भाई होता यह है कि भाई आंदोलन करने के कारण, देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण इन्हें ICS परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता, वहाँ से बहाल नहीं होने दिया जाता। ठीक है, तो जैसे तैसे इनकी शादी होती है, पर पिता गुणी थे और गुणों का कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि भाई हर तरीके से प्रतिबंध था। फिर वापस जो है संस्मरण आता है लेखिका की माताजी की ओर। यहाँ वो बताती हैं कि भाई अपनी जो माताजी थी, यानी कि माताजी थी, वो गांधी जी के सिद्धांतों पर जीने के लिए विवश हो गई। सादा जीवन उच्च विचार, कि भाई साधारण तरीके से जीना है और विचारों को उच्च रखना है। इसी क्रम में क्या होता है कि उनकी माताजी को खादी की साड़ी पहननी पड़ती है। अब होता यह है कि उनकी जो माताजी रहती हैं वो बहुत ही सुकुमार होती हैं, बहुत ही कोमल स्वभाव वाली होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी खादी की साड़ी जो है वो पहनी नहीं होती, पर लोक लाज के डर से, पर सामने शर्मिंदगी झेलने से बचने के लिए वो रात भर साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करती हैं और सुबह साड़ी पहनकर घूमती हैं। ठीक है, तो ये बात थी। फिर आगे बात करते हैं कि देखो भाई इसमें बताते हैं चैप्टर में कि इतना सब होने के बाद भी
लेखिका की जो माताजी थी उन्हें कभी भी अपनी ससुराल में कोई ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ा। वो बिल्कुल शांत स्वभाव की बड़ी सी सरल ज़िंदगी जीती थी, ठीक है, बिल्कुल शांति से, ठीक है, जिसको कहते हैं ना सुखपूर्ण ज़िंदगी, कि ससुराल जाके भी मायके के सारे सुख जो हैं उन्हें प्राप्त हो रहे थे। और इसी बात को लेकर जो उनकी दादी हैं वो कहा करती थी, क्या कहा करती थी, कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यह था कि किसी भी ने उन्हें छीके से उतारने की पेशकश नहीं की। तो उन्हीं के इतने सुकुमार स्वभाव के कारण, इतने कोमल स्वभाव के कारण उनकी सास यानी लेखिका की दादी ये कहा करती थी कि हमारी बहू जो है वो इतनी सुकुमार है साहब कि उसको तो बस धोया पोंछा और जो कहते हो छीके पे टांग दिया। मतलब आप दिखा सकते हैं मगर उससे कोई काम नहीं ले सकते, ठीक है। और इसका देखो, इसी चीज़ में देखो होता क्या है, वैसा परिवेश, आज़ादी के पहले का परिवेश जहाँ स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, हर जगह स्त्रियों का जीवन जो था वो संघर्षपूर्ण हुआ करता था, ठीक है। और इस चीज़ को आप देख भी पा रहे होंगे कि भाई पिछले के दौर में जो स्त्रियां थीं उनका समय और आज की स्त्रियों का समय बहुत अंतर वाला है, ठीक है। तो वही बात कह रही है लेखिका कि उस दौर में भी मेरी माताजी को इतनी स्वतंत्रता थी कि ससुराल में कोई भी काम करना उन्हें बिल्कुल नहीं पाता था, ठीक है, कोई भी काम उन्हें बिल्कुल नहीं करना पड़ता था। अब यहाँ वो बताती है कि भाई क्यों नहीं करना पड़ता था, इसी के बारे में वो बताती हैं अपने व्यक्तित्व में, यानी अपनी माताजी के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए वो कहती हैं कि हमारी माताजी को कोई काम करना ही नहीं पड़ता था। उसके दो प्रमुख कारण माने जाते थे। दो कारण कौन कौन से ये भी समझ लो। पहला कारण ये माना जाता था कि भाई वो जो थे उनकी ससुराल वाले जितने भी लोग थे, यानी कि लेखिका के पिता पक्ष के जितने लोग थे वो सारे के सारे साहबों से अभिभूत थे। यानी कि उन्हें जो अंग्रेजी टाइप के लोग थे ना, कि भाई ब्रिटिश लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, साहब टाइप जिंदगी जी रहे हैं, उन सारे लोगों से अभिभूत थे कि भाई मुझे ऐसा ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये था कि भाई लड़की की जो लेखिका है ना, उनके नाना जी का रुबाब बड़ा था, तो इसी रुबाब के कारण कोई भी लेखिका की माता जी को कुछ भी नहीं बोलता था कि भाई करना है करो और नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी वजह थी खुद लेखिका की माताजी का व्यक्तित्व। होता क्या है बच्चों कि लेखिका यहाँ इस पाठ में बताती हैं कि उनकी जो माताजी का व्यक्तित्व था वो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था, बहुत ही शालीन व्यक्तित्व था। ऐसा व्यक्तित्व था कि भाई वो चंद लम्हों में किसी को भी अपना मित्र बना लेती थी। और व्यक्तित्व ऐसा था कि भाई हमेशा सत्य कहती थी, ठीक है, सच पर जलती थी। तो इस तरीके से लोग उनसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। अब यहाँ बेटा कहानी आगे बढ़ती है और लेखिका बताती हैं कि इन सारे गुणों के होने के बाद भी जो लेखिका की माताजी थी उनसे मौखिक सहमति तो हर काम में ली जाती थी, चाहे ठोस काम, ठोस का मतलब ऐसा जो मेहनत वाला काम हो या फिर कोई सरल काम हो या हवाई काम हो, ठीक है। जैसे किसी ने कह दिया घर में पानी पिला दूँ तो ये एक हवाई काम है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पर किसी ने अगर कह दिया कि खाना बनाओ तो यहाँ कला भी चाहिए और कौशल भी चाहिए, तो ये थोड़ा सा ठोस काम हो जाता है। तो यही लेखिका बताती है कि भाई उनकी माताजी को ना हर ठोस काम और हवाई काम के लिए उनकी सलाह जरूर ली जाती थी और जैसा उनकी माताजी कह देती थी वैसा ही काम जो है वो किया जाता था, ठीक है। आगे लेखिका ये भी बताती है, क्या बता रही है भाई लेखिका, कि भाई उनकी जो माताजी थी ना वो बिल्कुल भी पारंपरिक स्त्रियों जैसी नहीं थी। जैसे पारंपरिक स्त्रियां होती हैं कि भाई जैसे ही घर में बच्ची हुई उसे बढ़ाया पढ़ाया, ठीक है, और जब उसकी शादी की उम्र आ गई तो उसे बताने लगी कि भाई ससुराल में कैसे रहना है, कैसे ज़िंदगी जीना है, इन सारी चीज़ों को समझाने लगी, ठीक है। यानी कि एक आदर्श पत्नी कैसी होती है, एक आदर्श बेटी कैसी होती है, इन सारी बातों को वो समझाने लगी। पर लेखिका यहाँ बताती हैं कि भाई हमारी जो माताजी थी वो उस तरीके की नहीं थी, ठीक है, वो एक अलग व्यक्तित्व की मालकिन थी, ठीक है। और फिर आगे लेखिका बताती है कि भाई इन सारी चीज़ों को होने के बाद भी, ठीक है, इन सारी चीज़ों का जो कारण था वो दो कारण थे। एक तो माताजी की तबीयत खराब रहा करती थी, ठीक है, और दूसरी चीज़ उन्हें गृहस्थी में ज़्यादा रुचि भी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हमने माताजी उनके माता के व्यक्तित्व को समझा कि भाई लेखिका का माताजी का व्यक्तित्व कैसा था। अब आइए बात करते हैं एक और रोचक स्मृति की जो इस चैप्टर में हमें बताई गई है, वह है दादी की मन्नत। तो देखो बेटा होता यह है कि लेखिका हमारी बतलाती हैं कि जो उनकी दादी जी हैं, ठीक है, तो वो एक बार मन्नत मांगती हैं। और मन्नत कब मांगती हैं? मन्नत जब मांगती हैं जब उनकी माताजी यानी लेखिका की माताजी जो होती हैं वो गर्भावस्था में होती हैं, भाई वो गर्भ धारण करती हैं। और इसी बात पर
जो उनकी सास होती हैं, लेखिका की माता जी की सास यानी कि लेखिका की दादी जो हैं, वो मन्नत मांगती हैं भगवान से कि भैया कैसे भी करके हमारे घर तो ना आप एक छोटी सी प्यारी सी पोती दें, यानी कि जो उनकी पहली संतान हो वो पुतहू हो, ठीक है, यानी कि पोती हो। अब इस बात को भगवान भी सीरियसली ले लेते हैं कि हाँ हाँ भाई, ये तो अजब गजब सी मांग है। लोग पहले तो लड़का मांगा करते थे, पर ये पहले व्यक्ति आए हैं जो लड़की मांग रहे हैं, तो भगवान भी खुश। और एक की जगह 5-5, लो बेटा 5 लड़कियां ले जाओ, ठीक है। तो ये बात हो जाती है कि भाई उन्होंने तो एक की मांग कही थी, पर यहाँ 5 लड़कियां हो जाती हैं, ठीक है। अब इसी बात को ना लेखिका बड़े रोचक अंदाज में बताती है कि भाई हमारे घर 5 लड़कियां हुई और एक लड़का हुआ, और ये सब हुआ हमारी दादी के कारण, क्योंकि हमारी दादी जो हैं वो बहुत ही नियम संयम वाली थी, ठीक है। चैप्टर में ये भी बताया गया है कि उनकी जो दादी है ना, वो अपरिग्रह का पालन करती थी, ठीक है, जिसको कहते हैं असंचय, यानी कि जितनी जरूरत है उतनी चीज अपने पास रखो। वो 2 ही साड़ियां अपने पास रखा करती थी और बाकी सारी की चीजें जो हैं वो दान दे दिया करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी दादी का व्यक्तित्व था। अब यहाँ उनकी दादी के विषय में एक रोचक किस्सा और आता है। एक किस्सा तो ये है भैया कि वो जो हैं, यानी कि उनकी दादी जो हैं, वो भगवान से मन्नत मांगती हैं कि हमें जो पहली संतान हो, यानी हमारे घर में जो पहली संतान हो वो लड़की हो, और भगवान खुश हो के एक लड़की की बजाय 5-5 लड़कियां दे देते हैं। अब दूसरा इंटरेस्टिंग किस्सा और आता है भाई। वह किस्सा क्या है ये भी समझ लो। वह किस्सा ये है कि एक बार दादी जी जो है ना, वो सो रही होती हैं, और घर के जो सारे पुरुष होते हैं, सारे जो मर्द होते हैं, वो किसी शादी के सिलसिले में घर से बाहर गए होते हैं। स्त्रियां जो हैं वो शादी की तैयारियां कर रही होती हैं, रथ जगह कर रही होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा के एक चोर जो है ना, वो चुपके से आके घर में चला आता है, ठीक है। सेंध मार देता है घर में और चोरी करने का प्रयास करता है, पर भाई उसका पाला पड़ जाता है दादी से। और दादी भी क्या, दादी दिमाग लगाती हैं कि भाई इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो दादी कहती हैं कि भाई कौन है। चोर बताता है कि भाई मैं हूँ। अब दादी फिर पूछती हैं कि भाई तुम कौन। तो चोर बता देता है कि मैं चोर हूँ। तो वो कहता है एक काम करो, तुम जो भी हो मुझे पानी पिला दो। अब दादी देख रही हैं, जब दादी कहती है कि पानी पिला दो, तो चोर कहता है कि भाई मैं तो चोर हूँ, मेरे हाथ से पानी पी लोगी। तो दादी कहती है कि यहाँ तुम्हारे और भगवान के अलावा है कौन, ठीक है। सारा घर तो रथ जगह में लगा हुआ है, गाजे वाजे में व्यस्त है, और मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। तो जो चोर होता है वो पानी भर कर लाता है, दादी को पानी पिलाता है। दादी पानी पीती हैं और बचा हुआ पानी किसको पिला देती हैं, चोर को। अब जब चोर पानी पी लेता है तो दादी बड़े प्यार से कहती हैं कि देखो बेटा, मैंने पानी पिया और तुमने मेरा जूठा पानी पिया, तो इस रिश्ते से हम दोनों माँ बेटे हो गए, और ये घर तुम्हारा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें चोरी करना है तो चोरी करो, और खेती करना है तो खेती करो। अब जब ये बात आती है तो भाई लेखक जो होते हैं इस बात को इसीलिए बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि जब ऐसी घटना घटती है तो चोर का मन जो है वो पसीज जाता है कि बताओ, मैं आया था चोरी करने, पर यहाँ तो मुझे जीवन की सीख मिल गई। और चोर चोरी करना छोड़ देता है और खेती करने लगता है। बाद में लेखिका की मुलाकात जो है वो उस चोर से भी होती है, उस चोर के दर्शन भी लेखिका को होता है, और ये थोड़ा सा रोचक बात भी हो जाती है। देखो यहाँ से ना एक क्वेश्चन भी बनता है कि क्या कारण है कि हम बिना दबाव डाले, बिना किसी को डांटे मारे, बिना किसी भी तरीके से बहुत सरल भाव में किसी का परिवर्तन कर सकते हैं क्या, किसी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं क्या। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यही वो घटना थी जो बताती है कि बहुत सहजतापूर्वक भी हम जीवन में किसी भी व्यक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो इस घटना के बाद बढ़ते हैं आगे चैप्टर में और देखते हैं कौन सी घटना जो है वो घटने वाली है। तो बेटा यहाँ ना आगे एक और घटना घटती है, वो है लेखिका के भाई बहन। तो यहाँ इस चैप्टर में जब चोर वाली घटना कंप्लीट हो जाती है तो लेखिका बताती है कि भाई मेरे भाई बहन कैसे थे। देखो चूंकि ये संस्मरण है तो यहाँ घटनाओं का कटा और जुड़ाव दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। चूंकि संस्मरण इसी तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए लेखिका के भाई बहन के बारे में क्या बता रही है लेखिका। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी, ठीक है। तो वो बताती हैं कि भाई जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वो उनकी बड़ी बहन थी जिसका नाम था मंजुल भगत। और इन्होंने बाद में लेखन शुरू किया। कब शुरू किया, तो शादी के बाद शुरू किया। फिर दूसरी लड़की स्वयं लेखिका थी जिनका घर का नाम तो उमा था, पर लिखने की दुनिया में उन्हें मृदुला गर्ग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तीसरी के बारे में बात करती है कि भाई उसका नाम चित्रा था, ठीक है। और फिर
अगली के बारे में बात करती हैं भाई, चौथी कौन थी, तो चौथी अचला थी और सबसे छोटी जो थी वो रेणु थी, ठीक है। और बताती हैं कि भाई इसके बाद एक लड़का भी था जिसका नाम था राजीव। और यहाँ लेखिका बताती हैं कि ये 6 भाई बहन थे, जिनमें से 4 जो थे वो लेखन की दुनिया में थे, यानी कि लिख रहे थे, बस 2 लोग नहीं लिखते थे। तो उसके पीछे उनकी बहन ये तर्क देती है कि भाई यदि हम भी लिखने लगेंगे तो पढ़ेगा कौन, आप सब लिखते हैं तो कोई पढ़ने वाला तो होना चाहिए ना। तो इस तरीके से वो तर्क देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि इनकी लेखिका के 6 भाई बहन थे, जिनमें से 4 लिखने की फील्ड में थे, ठीक है, बाकी के 2 नहीं लिखा करते थे, सामान्य जीवन जिया करते थे। पर इन्हीं व्यक्तियों में कुछ ना कुछ विशेषता तो थी ही, तो वही विशेषता अब हम जानेंगे। देखो यहाँ लेखिका अपनी छोटी बहन के बारे में बताती है जिसका नाम है रेणु। अब भाई रेणु जो है भले ही लिखने की फील्ड में नहीं थी, भले ही कुशल लेखिका नहीं थी, पर उसका व्यक्तित्व तो बहुत विशेष था। क्योंकि लेखिका शुरू में ही बताती है कि ये जो पाठ है, इस पाठ में जिन औरतों की चर्चा की जा रही है वो सारी की सारी लीक से हटकर चलने की बात कहती हैं। जैसे लेखिका की नानी, भाई उस दौर में वो अपने मित्र को बुलाकर कहती हैं कि मेरी बेटी की शादी की जवाबदारी आपकी है, तो वहाँ लीक से हटकर चलने की बात हो गई। फिर इसी तरीके से लेखिका की दादी और शानदार व्यक्तित्व वाली होती हैं कि भाई हमें तो पहली जो संतान है वो लड़की ही चाहिए। तो इस तरीके से वो भी रूढ़ियाँ तोड़ देती हैं, लेखिका स्वयं रूढ़ी तोड़ती हैं और एक शानदार लेखिका के रूप में उभरती हैं। और लेखिका की माताजी भी एक शानदार व्यक्तित्व हैं। अब बात करते हैं उनकी बहन के बारे में। तो यहाँ बेटा उनकी जो बहन थी, सबसे छोटी बहन रेणु, उसकी चर्चा की गई है। अब उसके व्यक्तित्व को समझ लीजिए। तो उसका व्यक्तित्व बिल्कुल सरल व्यक्तित्व था। देखो कैसा, चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में से स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती, जो शायद था पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी परिणाम था। अब इस बात को समझ लीजिए। तो भैया यहाँ रेणु के व्यक्तित्व के विषय में बताया गया है कि जो रेणु थी ना, वो थोड़ी सी हठी प्रवृत्ति की थी। अब हठी प्रवृत्ति क्या होता है कि भाई जो हम ठानेंगे हम करेंगे, जो हमें सही लगेगा हम वो करेंगे। तो रेणु के बारे में बताते हैं कि भाई जब गर्मियों का समय था और जब उसको लेने के लिए, अचला और रेणु को लेने के लिए गाड़ी जाया करती थी, तो अचला तो गाड़ी में आ जाया करती थी पर रेणु नहीं आती थी। उनके हिसाब से ये जो विचार था गाड़ी में स्कूल से घर आना, ये सामंतवादी विचार था, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ रेणु जो है वो क्या किया करती थी, अपने रसोई को खाना भी खिलाया करती थी, ठीक है, और भी कई चीज़ें किया करती थी, ठीक है। पर एक बात ये है कि भाई ये दृश्य जो है वो लगातार चलता रहता था। रेणु जो है वो इसी तरीके से जीवन जिया करती थी, हर बात मान चीज़ों को चैलेंज किया करती थी। और भाई गाड़ी में ना बैठना तो उनका एक शौक था, उसके अलावा भी एक शौक था कि भाई उन्होंने इम्तिहान भी नहीं देना था, ठीक, उन्होंने परीक्षा भी जो थी वो नहीं दी। भाई स्कूल की परीक्षा तो कंप्लीट हो गई, पास हो गए, पर जब बात आ जाती है बीए की परीक्षा की, उनके पिताजी कहते हैं कि भैया रेणु बीए की परीक्षा तो दे दो। तो भाई रेणु ये कहती हैं कि यदि मैं परीक्षा दूंगी, आपके कहने पर दे दूंगी, पर ये बताओ इस परीक्षा से क्या फ़ायदा है। तो लेखक जो है ना वो इसी बात को बता रही हैं कि भाई बहुत समझाया पिताजी ने कि ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, पर कोई भी तर्क जो है वो रेणु को सहमत ना कर सका। और जब रेणु को सहमत कोई तर्क ना कर सका तो वही पुराना वाला तर्क जो सबसे चलता है हमारे घर में कि भाई मैं पिता हूँ, मैं कह रहा हूँ तो करो। तो रेणु भी उसी बात को फॉलो करती है कि भाई जैसा हमसे कहा जा रहा है वैसा हम कर देंगे, इतने ही नंबर चाहिए जितने नंबर में हम पास हो सकें, ठीक है। तो रेणु भी ऐसा ही करती हैं, जितने नंबर में पास होते हैं उतने ही नंबर लेके आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रेणु के व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलता है। अब लेखिका अपनी यादों के क्रम में आगे बढ़ चलती हैं रेणु को छोड़कर पीछे, और पहुंच जाती हैं नाटक खेलने की स्मृति पर। बताती है लेखिका कि भाई शादी के बाद वो बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रह रही थी, ठीक है, जहां थोड़ी सी रूढ़ियाँ ज़्यादा थी, लोग उस तरीके से आपस में खुलकर नहीं मिला करते थे, ठीक है। अगर पति पत्नी भी हैं और पिक्चर देखने कहीं जा रहे हैं तो अलग अलग स्थानों पर बैठा करते थे, ठीक है। अब ये बात जो है ना वो लेखिका को थोड़ी सी हजम नहीं होती है, क्योंकि लेखिका जो है वो स्वतंत्र विचारों वाली है। तो वो उन सारी महिलाओं को कन्वेंस करती हैं, बातचीत करके मना लेती हैं और आपस में नाटक खेलना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और नाटक के माध्यम से वो राहत कोष के लिए कुछ पैसा भी जुटा लेती हैं, ठीक है। और इस तरीके से उनका वहाँ समय कट जाता है, ठीक है।
अब वो बिहार के बाद लेखिका जो है वो दूसरी जगह पहुंचती हैं। वो दूसरी जगह कहाँ होती है भाई? कर्नाटक में कहीं पहुंच जाती हैं, ठीक है। और यहाँ जाकर ना वो स्कूल स्टार्ट कर देती हैं। देखो होता ये है बेटा कि स्कूल का क्रम ये होता है कि भाई जब वो शादी के बाद कहीं जाती हैं बिहार, ठीक है, तो वहाँ कुछ समय रहती हैं, वहाँ की रूढ़ियों से लड़ती हैं, वहाँ के लोगों में चेतना लाती हैं और वहाँ नाटक खेलना शुरू करती हैं। और नाटक खेल खेल कर पैसे भी जुटा लेती हैं और उन पैसों को तो राहत कोष में दान भी कर देती हैं। फिर आगे बढ़ती हैं, कर्नाटका में कहीं जाकर रहती हैं और वहाँ जाकर जब वो रहती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो ये बात देखती हैं कि भाई यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है। तब वहाँ जो बिशप होते हैं उनसे बात करने जाती हैं, जो कैथोलिक चर्च के बिशप होते हैं, फादरी होते हैं, उनसे बात करती हैं कि भाई क्या आप स्कूल खोल सकते हैं? तो बिशप महोदय ये कहते हैं, पहले तो आनाकानी करते हैं, पर जब लेखिका से नहीं जीत पाते हैं बातों में तो साफ कह देती हैं कि भाई स्कूल आपकी समस्या है, आप जाने। ये बात लेखिका को लग जाती है और लेखिका अपना स्कूल स्वयं शुरू कर देती हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाती है। फिर इस स्कूल से बाद में कई बच्चे भी निकलते हैं और कई अधिकारियों के बच्चे यहाँ पढ़ने भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लेखक जो लेखिका होती है वो अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवा देती है, ठीक है। और देखो यहाँ ना स्कूल खोलने में लेखिका को बहुत से लोगों की मदद भी मिलती है। थोड़े से जटिल प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं, थोड़े से सरल प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। लेखिका जैसे कहते हैं खिसकी बुद्धि के लोग भी मिलते हैं और इस तरीके से लेखिका का जो संकल्प है स्कूल चलाने का वो पूर्ण होता है। और अंत में लेखिका ये बात बताती है कि भाई ऐसे अनेक मौके आए जीवन में जहां उसे अपनी क्षमताओं और अपने जिद्दीपन के नमूने पेश करने का मौका मिला, ठीक है। पर इन सारी बातों के साथ साथ वो अपने आप को अपनी छोटी बहन यानी कि रेणु से कमतर ही आंकती है। क्यों आंकती है? उसका उदाहरण देते हुए वो कहती है कि भाई जितना जिद्दीपन मुझ में है पर और जितनी सारी बातें मुझे मौका मिला, पर इन सब बातों के बाद भी मैं रेणु को अपने से आगे ही मानती हूँ। क्यों मानती हूँ? तो उसका जवाब देते हुए लेखिका लिखती है कि भाई एक बार ये होता है कि दिल्ली में पानी गिर जाता है और सारे शहर में पानी भर जाता है। इसी कारण जो है वो हमारे विद्यालय की छुट्टी हो जाती है, स्कूल बस भी नहीं आती है। पर जो रेणु होती है वो 2 मील पैदल चलकर भरी बरसात में जाती है और जब गेट पर पहुंचती है स्कूल के तो देखती है कि वहाँ जो चौकीदार होता है वो रेणु को देख रहा होता है बड़े ही आश्चर्यचकित भाव से कि भाई इस बरसात में भी कोई आ सकता है क्या विद्यालय? और जब रेणु इस बात को देखती है कि भाई छुट्टी हो गई है तब वो वहाँ से वापस आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से रेणु के विषय में बताती है कि वो जिद्दी है, जो ठान लेती है वो कर लेती है। और इसी स्मृति के साथ जो है ना बेटा वो चैप्टर एंड हो जाता है। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर, यानी कि पाठ के प्रश्न उत्तरों पर। तो देखिए पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? तो देखो बेटा इसका आंसर क्या है पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आइए पढ़ते हैं। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था किंतु उसके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारीलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा से देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी। तो देखो बेटा यहाँ होता यह है कि भाई उनकी जो नानी होती हैं वो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व की मालकिन होती हैं और उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल होती है। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए वो अंतिम समय में कहती हैं अपने मित्र से कि भाई ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी कराना, यानी कि मेरी बेटी की शादी करा देना कि जो देश के प्रति समर्पित हो। और उनकी शादी जो है यानी कि लेखिका की माता जी की शादी एक क्रांतिकारी से हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ में समझ में आता है कि भाई लेखिका के व्यक्तित्व में यानी कि नानी जो है, लेखिका नानी के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित क्यों होती है, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदार रहीं? तो भैया उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो भागीदारी नहीं की, ठीक है, पर परोक्ष रूप से यानी कि पीछे रहकर आप प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बहुत ज्यादा भागीदारी की। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना तो यहां समझ लो बेटा। लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, पर आजादी के आंदोलन में उनका प्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़ परंपरागत पर्दानशी औरत थी, उनके मन में आजादी के प्रति जुनून था।
यद्यपि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे और साहब के समान रहते थे, पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से ही कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो भावनाएं थी वो व्यक्त की, वो अप्रत्यक्ष क्रांतिकारी के रूप में सामने आती हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न के रूप में। तो अगले प्रश्न में ना बेटा हमें कुछ कथन है उनका आलोक सिद्ध करना है। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं यानी कि जो कथन दिए गए हैं उनके आलोक पर प्रकाश डालना है। देखिए लेखिका की मां की क्या क्या विशेषताएं थी। तो बेटा लेखिका की मां की दो विशेषताएं मानी जाती हैं प्रमुख रूप से, जो लेखिका स्वयं बताती हैं। एक तो पहली विशेषता ये है भैया कि उनके जो पिताजी थे, ठीक है, वो साहब प्रवृत्ति के थे और उस दौर में साहबों का बड़ा मान सम्मान हुआ करता था। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश स्टाइल में जीवन जिया करते थे, जो ब्रिटिश के चमचे हुआ करते थे, ठीक है, उनका बड़ा मान सम्मान हुआ करता था। ठीक है, तो इस कारण जो था उनका असाधारण व्यक्तित्व था। और दूसरा जो कारण था ना व्यक्तित्व के असाधारण होने का, वह था उनका स्वयं का व्यक्तित्व। वो इतनी शालीन थी, इतनी सभ्य थी, लोगों को झट से अपना बना लेती थी, स्पष्टवादी और सत्यवादी भी थी। ठीक है, तो ये दो प्रमुख कारण थे। अब यहाँ देखो बेटा कैसे लिखना है। लेखिका की माँ की स्थितियाँ और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थीं। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थीं। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उसका आदर करते थे। कोई उनसे गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी, बल्कि उनसे काम नहीं कराया जाता था। ठीक है बच्चा, तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। ठीक है, तो बेटा शब्द चित्र मतलब होता है कि भाई क्या क्या घर का माहौल था उसको आपको लिखकर बताना है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि शब्द चित्र पूछा गया है तो भाई क्या चीज हमसे पूछी गई है, पता नहीं कैसे होता होगा। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो। शब्द चित्र का अर्थ होता है जो भी चीज पूछी जा रही है उसका वर्णन करके बताइए। तो देखो बेटा लेखिका के दादी के घर का माहौल पूछा गया है, तो भाई दादी के घर का जो माहौल था वो बड़ा ही विविधता वाला था। एक तरफ तो भाई जॉइंट फैमिली था, गृहस्थी थी। ठीक है, दूसरी तरफ दादी का व्यक्तित्व भी बड़ा शानदार था। एक तरफ जहां सारे के सारे लोग ये इच्छा करते हैं आज के दौर में भी कि हमारे घर लड़का हो जाए, पहली जो संतान हो वो लड़का हो, और दूसरी ओर दादी क्या कह रही हैं उसी समय में, मतलब ये कहानी जो संस्मरण लिखा गया होगा, जिस समय ये संस्मरण घटा होगा तब लेखिका बच्ची रही होंगी। ठीक है, तो करीबन करीब वो 1930 के आसपास या 1900 के आसपास की बात रही होगी। ठीक है, तो उस दौर में भी ना वो उस स्त्री के बारे में सोचिए कि वह जो दादी जी हैं वो क्या इच्छा कर रही हैं कि भाई मेरे घर में लड़की हो जाए, जबकि उस समय समाज में लड़कियों को उस तरीके से नहीं देखा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से पता चलता है कि लेखिका की जो दादी का घर का माहौल था वो बहुत ही शानदार माहौल था। आप कह सकते हैं कि जो माहौल दादी के घर पर था वह आज के समय के अनुसार प्रासंगिक था। बहुत ही प्रौढ़ और जागरूक लोग हुआ करते थे। दादी में जो लोग थे यानी कि दादी के घर पर जो लोग थे वो रूढ़ियों का विरोध किया करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें जो थी वो उनके घर में पाई जाती थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखना है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि आप अपनी कल्पना से लिखिए, परदादी ने पुतहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। भाई क्यों मांगी पहली मन्नत? तो देखो बच्चा, इस तरीके से हमें पता चलता है कि उनकी जो पुतहू हैं, सॉरी यानी कि जो दादी हैं, उनके मन में ये इच्छा थी कि भाई लड़का और लड़की बराबर ही होते हैं, वो किसी तरीके का कोई भेद नहीं मानती थी। और इस तरीके से ये भी पता चलती है कि उनकी जो परदादी हैं वो लड़कों से अधिक प्रेम लड़कियों से करती थी। इसीलिए उनकी मन में आकांक्षा थी कि घर में जो पहली संतान हो, पुतहू के जो पहली संतान हो वो लड़की ही हो। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जान लिया। अब यहाँ आप क्या क्या लिख सकते हैं? तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई लड़का और लड़की में अंतर नहीं समझा करते थे। ठीक है, उनकी परंपरा से आगे चलकर चलने वाली सोच थी। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें आप पॉइंट में बता सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से
किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बेटा यहाँ दो घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन पर ना हम ये बात कह सकते हैं। वो दो घटनाएं कौन सी हैं ये बात समझ लो, ठीक है भाई। पहली घटना क्या घटती है? पहली घटना ये घट रही है कि भाई लेखिका की जो दादी होती हैं, सॉरी नानी होती हैं ना, वो ये कहती हैं कि भाई नानी द्वारा अपने मित्र को देना, ठीक है। एक घटना तो ये घटती है कि जो उनकी नानी होती हैं वो अपने मित्र को बुलावा देती हैं, ठीक है। फिर दूसरी घटना घटती है दादी के द्वारा। दादी के द्वारा कौन सी घटना घटती है भाई? दादी द्वारा चोर के हृदय का परिवर्तन, ठीक है। चोर के हृदय का परिवर्तन, ठीक है। तो ये दो घटनाएं जो हैं बड़ी ही प्रासंगिक घटती हैं। इन दो घटनाओं के माध्यम से समझ में आता है कि बिना किसी पर दबाव डाले, बिना किसी को कुछ कहे, हम लोगों को सहज भाव से भी परिवर्तित करते हैं। देखो होता क्या है कि भाई नानी जब मरणासन अवस्था को होती हैं, यानी कि मरने वाली होती हैं, तब वो अपने प्रिय मित्र को बुलाती हैं और कहती हैं कि भाई मेरी बेटी की शादी की जवाबदारी आपकी है। तो वहाँ उनके जो नाना है उनका हृदय परिवर्तित हो ही जाता है बेटा। भले ही वो चैप्टर के अंदर नहीं बताया गया है, पर ऐसी अवस्था में लोगों का मन बदल ही जाता होगा कि भाई आज मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ इच्छा की, ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं ना दादी द्वारा चोर को मन बदलने की। तो बेटा वहाँ ये होता है कि भाई जब कोई आपको अपना बेटा कह देगा तो आप वहाँ कैसे आप उसके घर में या उसके यहाँ चोरी करेंगे, उसका मन बदल जाता है। और इससे उलट अगर दादी हल्ला मचा देती या पुलिस को बुला देती या चोर को पिटवा देती तो चोर सुधरता थोड़ी ना। तो यहाँ ये दो घटनाएं प्रमुख रूप से हैं जो हमें देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से बिना दबाव डाले, बिना कुछ भी कहे, लोगों के मन को बदला जा सकता है एक सहज भाव के द्वारा, यानी कि बड़ी सहजता से, बड़े सहज भाव से, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में हमसे पूछा गया है शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो देखो बेटा होता ये है, ये बात बिल्कुल सच है कि शिक्षा जो है वो हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप जन्म लेते हैं और आप मनुष्य हैं तब आप पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सीखेंगे, आपका जीवन उतना ही विकसित होगा, आप उतनी ही ऊंचाई पर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ लेखिका क्या करती है तो ये भी बात समझ लो भाई। होता ये है कि वह कर्नाटक के बागलकोट में होती हैं और वहाँ कोई अच्छा स्कूल होता नहीं है। तो वहीं जो सीमेंट फैक्ट्री के आसपास जो बिशप रहते हैं, जो फादर रहते हैं कैथोलिक चर्च के, उनसे बात करती हैं लेखिका। और लेखिका कहती है कि भाई आप जो हैं वो यहाँ स्कूल खुलवा दीजिए। पर उनके जो फादर साहब होते हैं, जो कैथोलिक चर्च के फादर होते हैं, वो कहते हैं कि भाई स्कूल 100 साल तक चलेगा, इस बात की गारंटी दो। लेखिका कहती है कि भाई आदमी के तो जीने की गारंटी नहीं है कि अगले पल वो जीवित भी रहेगा, तो अब ऐसे में कैसे गारंटी दे दें कि भाई 100 साल तक स्कूल चलेगा। फिर इस बात पर जो बिशप महोदय होते हैं, जो फादर महोदय होते हैं, वो कह देते हैं कि भाई ये आपकी समस्या है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर इस बात से लेखिका को बहुत बुरा लगता है और लेखिका अपना स्कूल शुरू करती है, ठीक है, जिसमें 3 भाषाएं हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ पढ़ाई जाती हैं। स्कूल बहुत सफल होता है, बहुत से लोग जो होते हैं वो स्कूल में अपना योगदान देते हैं। और स्कूल की सफलता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ जो अधिकारी वर्ग है उनके बच्चे भी पढ़ने आ जाते हैं, ठीक है। और वो सारे बच्चे आगे जाकर जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है इस संस्मरण में, इस पाठ में, कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस घटना के माध्यम से इन सारी चीज़ों की पुष्टि भी हो जाती है, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है, ठीक है भाई। आइए समझ लेते हैं। इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा की भावना से देखा जाता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत और रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं,
समाज में उनका खूब आदर होता है। तो ये बात बिल्कुल सच है बेटा। जैसे लेखिका की नानी लीक से हटकर क्या कहती हैं कि भाई इसकी शादी क्रांतिकारी से करना, ताकि वो साहब की तरह जीवन ना जिए, यानी कि जो साहब के भक्त हैं ना, साहब की जो चम्मचे हैं, उनसे दूर रहे। ठीक है, तो इस तरीके से वो लेखिका की जो नानी होती है वो एक बोल्ड डिसीजन लेती हैं, एक लीक से हटकर चलने वाला निर्णय लेती हैं। उसी तरीके से लेखिका की जो परदादी होती हैं वो भी एक शानदार निर्णय लेती हैं कि भाई हमारे घर पहले जो संतान हो, पुतहू के यहाँ जो पहली संतान हो वो कौन हो, वो एक बालिका ही हो, ताकि हम उसे बहुत आनंद पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक रख सकें। ठीक है, तो यहाँ ये बात भी पता चलती है कि भाई लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को तवज्जो देना उनकी परदादी के द्वारा वो रूढ़ से, यानी कि रूढ़ी को भाजने वाला तरीका था, एक हटकर चलने वाला कदम था। ठीक है, तो जीवन में यही बात उत्तर में बताई गई है कि भाई जो दृढ़ संकल्पी लोग होते हैं, ठीक है, ऊंची भावना वाले लोग। अब ऊंची भावना वाले कैसे लोग होंगे? जो छोटी छोटी चीज़ों में नहीं फंसेंगे कि नहीं नहीं हमें तो यही चाहिए। अगर समय आता है और समझ में आ जाता है कि ये चीज़ गलत है तो उस चीज़ को तुरंत तोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का जीवन में बड़ा सम्मान होता है। ठीक है, बड़ी कदर होती है। और ऐसे दो कैरेक्टर हमें मिलते हैं। पहले कौन मिलता है? पहले मिलती है लेखिका की कौन? लेखिका, ठीक है, की नानी। ठीक है, और फिर मिलती हैं उनकी परदादी। ठीक है, तो दो किरदार ऐसे मिलते हैं जो ये बताते हैं कि जीवन जीने का तरीका अलग भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो भैया बिल्कुल सरल है, आइए। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन ने दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती बल्कि उसका आनंद भी उठाती हैं। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से 2 कदम आगे थी। वह गर्मी में भी गाड़ी में नहीं आती थी, जिससे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवा रखा था। एक बहन गाड़ी में आती थी जबकि रेणु पैदल आती थी। तो बेटा यहाँ पता चलता है कि भाई अकेलेपन का मज़ा अलग है। कैसे? भाई इनकी होती हैं 2 बहनें। पहली बहन जो होती है रेणु, वो क्या करती है कि भाई पिताजी इतनी सुविधा दे रहे हैं कि भाई गर्मी में आप गाड़ी से आइए, पर वो नहीं आती, वो अपनी धुन की मस्त है और अपने तरीके से जीवन जीती है। फिर वही जो रेणु होती है वो एग्ज़ाम देने क्यों जाएं पिताजी, ये बात बताइए। तो पिताजी के पसीने छूट जाते हैं पर वो समझा नहीं पाते हैं कि भाई क्यों जाएं, और अंत में वो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं कि मैं कह रहा हूँ तो कर लो। रेणु कर लेती है। तो यहाँ एक बात दिखती है कि भाई अकेले चलने का अलग मज़ा है। ठीक है, फिर यही बात दिखती है लेखिका के चरित्र में कि भाई जहाँ कोई उसकी बात चलती नहीं है, कि भाई पेशव को कन्विंस करना चाहती है कि भाई आप कैसे भी करके स्कूल खोल दीजिए, पर वो फादर साहब मना कर देते कि भाई स्कूल नहीं खुल पाएगा। तब लेखिका स्वयं अपना स्कूल खोलती है। ठीक है, और अच्छे तरीके से चलाकर दिखा देती है। उसके बाद लेखिका आगे भी बताती है कि कई मौक़ों पर मुझे अपना जिद्दीपन दिखाने का मौका मिला, कई जगह मुझे अपने मंच पर अपने आप को दिखाने का मौका मिला, अपनी कला दिखाने का मौका मिला। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से हमें पता चलता है कि भाई अपने अकेलेपन का, अकेले जीने का भी मज़ा होता है। ठीक है, अब बेटा अकेले जीने का मज़ा ऐसा नहीं कि आप समाज और सोसाइटी को छोड़कर चल दें। हमेशा यही होता है कि जो अकेला होगा या तो वो संघर्ष कर रहा होगा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों में होगा जहाँ से सही और गलत का रास्ता जो है वो बट जाता होगा। तो जब भी जीवन में अकेले हों तो यहाँ 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि क्या आप सच में सही हैं और क्या आप सच में संघर्ष कर रहे हैं। 2 ही चीज़ें अकेले होने पर हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों बातें जो हैं वो चैप्टर के अंदर दिखाई देती हैं। ठीक है, भाई लेखिका स्कूल जब शुरू करती है तब वो अकेली ही होती, पर धीरे धीरे उसे सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और रेणु के व्यक्तित्व में भी वही बात आती है कि भाई वो अकेली ही लड़की होती है उनके पूरे परिवार में जो गाड़ी में चलना सामंतवाद की निशानी मानती है। वो प्रश्न पूछती है कि भाई पिताजी बीए करना क्यों ज़रूरी है? तो पिताजी कह देते हैं कि भाई शादी कर लोगी। तो वो बता देते हैं कि भाई शादी तो बिना बीए करे भी हो सकती है, बीए करना क्यों ज़रूरी है? और जब रेणु के इन प्रश्नों का उत्तर उनके पिताजी नहीं दे पाते हैं तो चला देते हैं ब्रह्मास्त्र कि भाई पापा जी कह रहे हैं इसलिए करना है।
ठीक है, बाकी बातचीत बंद, जो कह रहे हैं वो चुपचाप करो। तो रेनू भी बीए पास कर लेती है, ठीक है। तो इन दोनों घटनाओं, इन दोनों कथनों के माध्यम से हमें पता चलता है कि अकेलेपन का अपना ही एक आनंद होता है, ठीक है, जो इस चैप्टर में, जो इस पाठ में हमें लेखिका के व्यक्तित्व और उसकी बहन के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने चैप्टर को पढ़ा, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़े। अब बढ़ते हैं चैप्टर की समरी की ओर। तो देखो बेटा, ये जो चैप्टर है वो है संस्मरण, ठीक है। और संस्मरण क्या होता है? वह विधा जिसमें लेखक अपने अनुभव के आधार पर, अपनी स्मृतियों के आधार पर किसी व्यक्ति या अपने अनुभवों को व्यक्त करता है। तो पहले अनुभव में लेखिका बताती है कि भाई उसकी नानी जी थी, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व वाली थी, और वो अपने मित्र से कहती हैं मरते हुए कि भाई मेरी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करा देना। और इस तरीके से उनकी माताजी की शादी उनके पिताजी से हो जाती है। पिताजी चूंकि एक क्रांतिकारी थे, इसलिए आर्थिक संकट थे शुरू में, ठीक है, और इसी कारण उन्हें जो खादी की धोती वो पहननी पड़ती थी, ठीक है। और उनकी जो माताजी थी वो अपने स्वास्थ्य के कारण ज़्यादा काम कर नहीं पाती थी। ससुराल वाले भी उनसे ज़्यादा काम करने की अपेक्षा नहीं रखते थे। उनकी जो सास थी, यानी कि लेखिका की दादी, वो हमेशा कहती थी कि भाई हमारी बहू तो ऐसी है कि छीके से उतारी, धोई पोछी और जो की तो रख दी, ठीक है। इस तरीके से बताती थी, यानी कि उनका अर्थ था कहने का कि हमारी जो बहू है वो बहुत ही सुकुमार है, बहुत ही कोमल है, और उससे ज़्यादा काम कराते ही नहीं हम लोग। अब भाई इसके पीछे भी लेखिका बताती हैं कि इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि भाई हमारे जो नाना जी थे वो साहब आदमी थे, और साहबों से दुनिया जो है वो प्रभावित थी, इसीलिए हमारी माता जी से ज़्यादा काम कराया नहीं जाता था। दूसरी बात बताते हैं कि भाई हमारी जो माता जी थी वो ज़्यादा काम स्वयं नहीं करना चाहती थी। उनका जो व्यक्तित्व था वो इस प्रकार से था कि कोई भी उनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता था, और इसीलिए उनसे कोई ज़्यादा काम कराया नहीं जाता था, पर उनसे हर काम में राय जरूर ली जाती थी, ठीक है। फिर आगे लेखिका अपनी बहन के बारे में बताती है, अपने भाई बहनों के बारे में बताती है, और बताती है कि कैसे उनकी दादी ने मन्नत मांगी और एक घर में 5-5 लड़कियां हुई, ठीक है। तो ये बताती हैं। और सबसे अंत में लेखिका बताती हैं कि भाई हमने एक स्कूल भी खोला था, पर इन सारी उपलब्धियों के बाद, मैं बहुत बड़ी लेखिका भी बनी, मैंने बहुत कुछ जीवन में किया, पर इन सारी बातों के बाद भी मैं अपने आप को रेणु से, यानी कि मेरी जो बहन है, उससे कमतर ही आंकती हूँ, ठीक है। तो ये था बेटा चैप्टर का पूरा समरी, जिसका नाम था मेरे संग की औरतें। अब बेटा आती है आपकी बारी। यहाँ तक हमने चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से समझा, बहुत अच्छे तरीके से जाना। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी सारी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। ये था लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ। धन्यवाद।